हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इतिहास और हमारा नागरिक जीवन पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति, जिसका अध्ययन आज के वीडियो में भी जारी है। भाग 1 में हमने आधा अध्याय समाप्त किया था। आज के वीडियो में शेष बचा हुआ अध्याय भी हम समाप्त करेंगे। पाठ के अध्ययन से पूर्व हम एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचा है जो चीजें तुम हमेशा करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। डियर स्टूडेंट्स, जो भी कुछ सीखना है आपकी ये सही उम्र है सीखने की। जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी शिक्षा ही है। अपने मन में कुछ सीखने की इच्छा जरूर रखिएगा और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी अभी आपको करनी है, क्योंकि कई बार हमें पछतावे के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए जो भी करना है अभी करिए। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन, वो भी बिना देर किए हुए। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज पर एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव और बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए इनके गीत एवं दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पाठ की शुरुआत में ही मैंने आपको कबीर जी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव जी से भली भांति परिचित करा दिया है। अध्ययन को जारी रखते हुए बताना चाहूंगी, भक्त संतों ने लोगों के बीच ये भावना फैलाई थी कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की, जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच, जाति पाति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नजर में समान हैं और हिंदू तथा मुसलमान दोनों का ही एक ही ईश्वर है। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। इन संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। आइए जानते हैं सल्तनत कालीन साहित्य कैसा था। सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई थी। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है।
इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। इस श्रेणी में नरपति नाल्ह का बीसल देव रासो तथा दलपति विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की थी। भक्ति आंदोलनों के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान और ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सल्तनत कालीन साहित्य के विषय में जानने के बाद आइए जानते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के विषय में। ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं: मेहराब, गुम्मद और मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, जिसका जीता जागता रूप देखा जा सकता है आगरा के खूबसूरत ताजमहल में, जिसकी खूबसूरती का वर्णन पूरे विश्व में किया जाता है। मिली जुली शैलियां। ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा और भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुम्मद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंबे बनने लगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके आसपास भी कुछ मंदिर व मस्जिद होंगे। क्या उनमें ऐसी कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं? इनकी सूची बनाइएगा। आइए जानते हैं सल्तनत कालीन चित्रकला और संगीत के विषय में। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी ये पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। आइए जानते हैं अस्त्र शस्त्र के विकास के विषय में। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी यानी बनारस और सौराष्ट्र में बनती थीं। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष तथा तीरों की बड़ी मांग थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम होती थी। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। आइए पढ़ते हैं चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र के विषय में। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे। बर्नी ने अपनी तारीख फिरोज शाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे, जिसे अंग्रेजी में सर्जन कहा जाता है। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन ही नहीं करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काट कर पथरी निकाल देते थे, मोतियाबिंद को समाप्त कर डालते थे। कृषि। देश की आबादी में ज्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी या राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। सल्तनत कालीन व्यापार व उद्योग के विषय में जानते हैं। मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले आदि। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे।
जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में राज्य परिवार तथा दरबारी लोगों की जरूरत की चीजें बनाई जाती थीं। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुए। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं चलाईं। इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं से 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। इस काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े, साटन आदि, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। आइए जानते हैं सल्तनत कालीन यातायात के विषय में। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों तथा चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी-कभी गधों, ऊंटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नदियों में नावों और सागर में पाल वाले जलयानों का उपयोग किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।